जय हिंद। स्वागत है आपका द जीएस रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई आदि की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है, गुड न्यूज है। चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने विज्ञप्ति जारी कर दिया है, सूचना जारी कर दी है, जिसमें बताया गया है कि एसआई, पुलिस प्लाटून कमांडर, पीएसी और फायर ब्रिगेड के लिए 9,534 पदों पे भर्ती ली जाएगी। 9,534 रिक्त पदों को भरा जाएगा। ये 9,534 में महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। ठीक, तो इस विज्ञापन में ये भी बताया गया है कि फॉर्म कब से भरा जाएगा, अंतिम तिथि कब होगी, क्या योग्यता होनी चाहिए, दौड़ कितनी करवाई जाएगी, हाइट कितनी होगी, परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, कितने अंक का पूछा जाएगा, टाइमिंग क्या होगी, यानी सारा डिटेल दिया गया है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, चूंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इसमें सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल 9,534 रिक्त पद भरे जाएंगे। ये आपका विज्ञप्ति ही खुला हुआ है, सूचना ही खुली हुई है, आप जहाँ चाहें पढ़ते चलेंगे। तो 9,534 पदों पे। ठीक, तो यहाँ पे देख लेंगे एसआई के लिए 9,027 पद एसआई के लिए है, जिसमें जनरल वर्ग के लिए 3,613 पद, ओबीसी के लिए ओबीसी नहीं, ईडब्ल्यूएस यानी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, गरीब हैं, उनके लिए 902 पद, ओबीसी के लिए 2,437, एससी के लिए 1,895 और एसटी के लिए 180 पद निर्धारित किए गए हैं, ये एसआई के लिए। ठीक, और आप देखेंगे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके लिए 180 पद, जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 451 पद और महिलाओं के लिए 1,805 पद एसआई के लिए निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे अभी हम एसआई की ही बात कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे कि प्लाटून कमांडर के लिए, ठीक, प्लाटून कमांडर के लिए कुल 484 पद निर्धारित किए गए हैं। 484 रिक्त पद प्लाटून कमांडर के लिए भरे जाएंगे, यानी पीएसी के लिए भरे जाएंगे। ठीक, जिसमें आप देखेंगे जनरल वर्ग के लिए यानी अनारक्षित के लिए 194 पद हैं और ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 48, ओबीसी के लिए 131, एससी के लिए 101 और एसटी के लिए 10 पद प्लाटून कमांडर में हैं। और आगे आप देखेंगे तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 10 पद प्लाटून कमांडर में हैं और भूतपूर्व सैनिक के लिए 24 पद हैं। ठीक, इसके बाद अग्निशमन यानी फायर ब्रिगेड के लिए आप देख लेंगे तो जनरल वर्ग के लिए 10 पद, ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनके लिए 2 पद और ओबीसी के लिए 6 पद, जबकि एससी के लिए 5 पद और एसटी के लिए कोई पद नहीं दिया गया है। अग्निशमन में यानी फायर ब्रिगेड में कोई पद नहीं है, तो फायर ब्रिगेड के लिए टोटल 23 पद हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे। इस प्रकार आप देखेंगे कि टोटल आपके कितने हो जाते हैं, 9,534 पद, जिसमें से आप देखेंगे ये फायर ब्रिगेड के लिए ही, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए यहाँ पे कोई पद नहीं है, जबकि भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1 पद है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे। हम धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए चलेंगे विज्ञप्ति को। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लेंगे, जो ज़रूरी सूचनाएं हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आवेदन प्रारंभ होने की तिथि यानी कब से फॉर्म भरा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 2021 से फॉर्म भरा जाएगा। एसआई, पुलिस, पीएसी, इन सब का फॉर्म कब से भरा जाएगा, 1 अप्रैल से भरा जाएगा। और आवेदन शुल्क जमा करने एवं आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि यानी फॉर्म की लास्ट डेट कब है, 30 अप्रैल 2021। तो यहाँ पे आप देख लेंगे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा 2021 में। अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2021 है, रात को 12 बजे तक। ठीक, और आवेदन में कितना पैसा लगेगा, शुल्क कितना लगेगा फॉर्म भरने में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चाहे जिस भी कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे 400 रुपये शुल्क निर्धारित की गई है। 400 रुपये आपको फॉर्म भरने में लगेंगे। और जो योग्यताएं हैं, जो अर्हताएं हैं, उनके बारे में भी देखेंगे, ये राष्ट्रीयता से संबंधित हैं। और अगला देखेंगे आप कि शैक्षणिक अर्हता, इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं वीडियो, स्किप नहीं, आप रोक के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे
कि आपको ये फॉर्म भरने के लिए CCC होना आवश्यक है। अगर आप CCC नहीं हैं, डोएक से आपको मान्यता प्राप्त वाला वही CCC होना जरूरी है। अगर आप CCC नहीं किए हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे ओ स्तर यानी ओ लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए, या तो आप ओ लेवल का कोर्स भी किए हों। ठीक, या तो CCC किए हों या तो ओ लेवल का कोर्स किए हों तो भी ये फॉर्म आप भर सकते हैं। और प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC अगर आप किए हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आप प्रादेशिक सेना में यानी पुलिस में, उत्तर प्रदेश पुलिस में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा कर चुके हैं तो भी ये फॉर्म आप भर सकते हैं। अगर आपके पास CCC या ओ लेवल का कोर्स नहीं है, ये तब के लिए ये दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आपके पास CCC का सर्टिफिकेट है तो आप चाहे CCC का सर्टिफिकेट लगाइए या ओ लेवल का लगा दीजिए, या आप NCC किए होइए या 2 वर्ष तक आप नौकरी किए हों उत्तर प्रदेश पुलिस में, राज्य में। ठीक, इन सब में, इन चारों में से आपके पास कोई भी एक योग्यता हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आप एज लिमिट देख लेंगे। एज जो बताई गई है अभ्यर्थियों के लिए 1/7/2021 से लेके 1/7/2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1/7/1993 से पूर्व का हो। यानी जो एज लिमिट है 21 वर्ष से 28 वर्ष तक के विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं, स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ऐसे एज ना निकाल पाएँ तो ऐसे ही देख लीजिए कि 1/7/2021 को ये काउंट किया जा रहा है डेट, जिसमें आप देख सकते हैं कि 1/7/1993 से 1/7/2000 के बीच आपका अगर जन्म हुआ है, आपके मार्कशीट में ये डेट, इसके बीच की डेट लिखी है, तो भी आप योग्य हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे आप देखेंगे जो भी आपको समझ में आए कि ज़्यादा ज़रूरी है आप पढ़ लेंगे, वैसे जो इम्पोर्टेंट है हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। आप अगर डिटेल पढ़ना चाहें तो हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। भर्ती की प्रक्रिया में जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि ऑनलाइन परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी, जिसके लिए आपको 400 अंकों का पेपर दिया जाएगा। ऑनलाइन जो परीक्षा होगी, पहली परीक्षा होगी, वो 400 अंकों की होगी, वो भी ऑनलाइन होगी, जिसमें आप देखेंगे हिंदी सामान्य हिंदी पूछा जाएगा 100 अंक का, और मूल विधि संविधान या सामान्य ज्ञान 100 अंक का ये होगा, और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण ये भी 100 अंक का होगा, और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा ये भी 100 अंक का होगा। ये देखिए जो चौथे नंबर का है मानसिक अभिरुचि परीक्षा बुद्धिलब्धि, इसका मतलब हो गया ये रीजनिंग हो गया, और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा ये मैथमेटिक्स है। ठीक, तो हिंदी से 100 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान से 100 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, और मैथ से 100 अंक और रीजनिंग से 100 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे टोटल 400 अंक का पेपर होगा, ऑनलाइन होगा। ठीक, और ये पेपर 2 घंटे का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेपर कितने घंटे का होगा, 2 घंटे का, यानी 120 मिनट का पेपर होगा। और इस पेपर में सबसे खास बात यह है कि आपको हर सब्जेक्ट में 35% अंक पाना आवश्यक है। हिंदी में भी आपको 35% अंक पाना जरूरी है, मैथमेटिक्स में भी, रीजनिंग में भी, और संविधान मूल विधि में भी कम से कम 35% अंक हर सब्जेक्ट में पाना आवश्यक है। लेकिन जो टोटल अंक होना चाहिए 400 में से आपको 200 अंक पाना जरूरी है, यानी टोटल 50% अंक आपको लाना जरूरी है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि हर सब्जेक्ट में आपको कम से कम 35 अंक पाना जरूरी है। ठीक, और लेकिन टोटल जो होना चाहिए वो कम से कम 400 में 200 अंक आपको लाना है, यानी कम से कम 50% अंक टोटल आपको पाना जरूरी है। इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे कि
कम से कम 35 अंक सब सब्जेक्ट में हो और टोटल 50% अंक आपको लाना आवश्यक है, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे, इसको आप ध्यान से पढ़ लें, अगर आपको कोई और कन्फ्यूजन है तो हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत होने या प्रश्न के सभी, ये वाला आप देख सकते हैं छठा वाला, प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत होने या प्रश्न के सभी उत्तर विकल्पों के उपयुक्त न होने पर ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा, यानी नहीं माना जाएगा, ठीक। और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या दिया गया है कि यहाँ पे सुनवाई की जाएगी, ठीक है। और अब देख लेते हैं दौड़ ओड़ के बारे में, ऊंचाई क्या होनी चाहिए, हाइट को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल ओबीसी और एससी, जनरल ओबीसी और एससी पुरुष वर्ग के लिए, यहाँ पे आप देखेंगे पुरुष वर्ग के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जनरल ओबीसी और एससी के लिए 168 सेंटीमीटर पुरुष के लिए हाइट होनी चाहिए, और जो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी आवश्यक है पुरुषों के लिए, ठीक है। और यहाँ पे लड़कों में देखेंगे ये चेस्ट कम से कम कितना होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने पे 84 सेंटीमीटर यानी 84 सेंटीमीटर होना आवश्यक है चेस्ट। ये किसके लिए, जनरल ओबीसी और एससी के लिए ये है, ठीक है। लेकिन जो एसटी कैंडिडेट हैं, जो अनुसूचित जनजाति हैं, उनके लिए सीना 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पे 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव सीना में होना आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि ये पुरुष के लिए था, ठीक। अब महिलाओं के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महिलाओं के लिए जो हाइट निर्धारित की गई है वो जनरल ओबीसी और एसटी की महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट कम से कम होनी चाहिए, और जो एसटी कैंडिडेट की महिलाएं हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर की हाइट होनी आवश्यक है। ऊंचाई कम से कम 147 सेंटीमीटर जो एसटी कैटेगरी के हैं उनके लिए होना चाहिए, और जो जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी की महिलाएं हैं उनके लिए 152 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए। और महिलाओं में चेस्ट नहीं नापा जाता, यहाँ पे इनका वेट देखा जाता है, वजन, ठीक। तो महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम का वजन होना आवश्यक है, वेट कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए, और हाइट 152 और 147, ठीक। इसको देख लेंगे। और आप देख सकते हैं इसके आगे शारीरिक दक्षता, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, देख लेंगे दौड़ के संबंध में। यहाँ पे जो पुरुष वर्ग है, पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर दौड़ होगी 28 मिनट, 5 किलोमीटर यानी 4.8 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर की दौड़ लड़कों के लिए होगी 28 मिनट में। पुरुष अभ्यर्थी को 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है, जबकि महिला अभ्यर्थी को परीक्षा पास करने के बाद 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करना जरूरी है, यानी 2.5 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में महिला अभ्यर्थी के लिए, और पुरुष अभ्यर्थी के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करना जरूरी है, ठीक। ये तो दौड़ से संबंधित हो गया, जो परीक्षा पास कर लेंगे उनके लिए, ठीक। और आप देखेंगे कि अगर आप इससे संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये आयोग की वेबसाइट है, भर्ती जो करवाता है, विज्ञापन भी इसी पे आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप उस पे भी जाना चाहें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे कि मेडिकल आपका होगा, आप जब निकाल लेंगे, आपकी परीक्षा निकल जाएगी, उसके बाद आप दौड़ निकाल लेंगे। दौड़ के बाद क्या होता है, मेडिकल होता है, चिकित्सा परीक्षण होता है, ठीक। तो मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद आप आरक्षण की जो बात की गई, आरक्षण व आयु सीमा में छूट, तो यहाँ पे आप देखेंगे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों यानी एससी एसटी और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए, जो उत्तर प्रदेश के केवल हैं, जो अदर स्टेट के हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें नहीं हैं, जो यूपी के हैं उनके लिए
ओबीसी, एससी और एसटी के लिए आरक्षण व अधिकतम आयु सीमा में छूट से संबंधित प्राविधान किए गए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या प्रावधान किए गए हैं। जो अनुसूचित जाति हैं, जो एससी हैं, उनको 21% यानी 21% आरक्षण दिया जाएगा, यानी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी आयु में। और जो अनुसूचित जनजाति हैं, एसटी हैं, उनके लिए भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी आयु में, और ओबीसी के लिए भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी आयु में। ठीक है, आयु में ओबीसी, एससी और एसटी के लिए छूट दी जाएगी, जबकि अन्य किसी भी कैटेगरी के लिए यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और जनरल वर्ग के लिए आयु में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, तो यहाँ पे आपको छूट अभी क्लियर नहीं की गई है। वैसे 2% छूट दी जानी चाहिए, लेकिन आप भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं, तो आपको 3 वर्ष की छूट दी जाएगी आयु में। ठीक है, एज में छूट दी जाएगी। इसके बाद आप देखते चलेंगे, अगर आप कहीं पे पढ़ना चाहें डिटेल में तो आप रोक के वीडियो को पढ़ सकते हैं। ठीक, जो जरूरी चीजें हैं उस पर हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। यहाँ पे आप देख लेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का हो। ठीक, यहाँ पे चूंकि जो आरक्षण दिया जाएगा, जो रिजर्वेशन दिया जाएगा ओबीसी, एससी, एसटी के लिए या जिनके लिए भी आरक्षण का प्रावधान है, वो कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे, तभी उनको कास्ट के आधार पे आरक्षण दिया जाएगा। ठीक, तो ये जो कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे ये 1 अप्रैल 2020 का या इससे के बाद का बना होना जरूरी है, इससे पहले का बना नहीं होना चाहिए। अगर इसके पहले का बना होगा तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि कास्ट सर्टिफिकेट के लिए क्या कह रहा है। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का हो, परंतु अभ्यर्थी द्वारा इस भर्ती हेतु आवेदन करने की तिथि तक निर्गत होना चाहिए। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जब ये जो जाति प्रमाण पत्र आप लगाएंगे ये 1 अप्रैल 2020 के बाद का होना चाहिए, और जब आप फॉर्म भर रहे हैं, जब तक फॉर्म भरा जा रहा है उसके बीच का ही होना चाहिए। ठीक है, यानी आप नया फॉर्म भरते समय आप नया कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र बनवा लेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। अगर आप नहीं लगाएंगे इसके बाद का या इसके पहले का, अगर आप पुराना सर्टिफिकेट लगा देंगे तो आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित प्रारूप, निर्धारित अवधि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किए जाने अथवा भारत सरकार की सेवाओं हेतु मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर उसको अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में व्यवहार किया जाएगा, यानी उसको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। अगर आप आरक्षण चाहते हैं तो आपको ये कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2020 के बाद का लगाना होगा, नहीं तो आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक, और यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वालों के लिए कह रहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी होने का स्वयं घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप 5 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप 6 के अनुसार हो तथा प्रमाण पत्र प्रारूप 6 दिनांक 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का हो, परंतु अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन करने की तिथि तक निर्गत होना चाहिए। ठीक, वही चीज़ यहाँ पे भी कह रहा है कि 1 अप्रैल 2020 के बाद का होना चाहिए, जो अन्य कैटेगरी के लिए कह रहा है। वही जो कमज़ोर वर्ग हैं, आर्थिक रूप से वर्ग के हैं, उनके लिए भी वही चीज़ कही जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे ये सारी चीज़ें, अगर आपको इम्पोर्टेंट समझ में आए तो आप इसको रोक के देख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट हैं हम उसके बारे में खुद ही डिस्कस करते रहेंगे, आप परेशान ना होइए। यहाँ पे आप देखेंगे कि
फॉर्म भरने के लिए आप अगर ट्रिपल सी किए हैं तो ट्रिपल सी अच्छा है, अगर ट्रिपल सी नहीं किए हैं तो आपके पास ओ लेवल का कोर्स होना चाहिए, आप ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर ट्रिपल सी और ओ लेवल भी नहीं है तो आप प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा का प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, यानी आप प्रदेश की सेना में यानी पुलिस में आप कम से कम 2 वर्ष तक ड्यूटी कर चुके हों, नौकरी करे हों, तो भी आपके पास अगर ये ट्रिपल सी और ओ लेवल इनमें से कोई नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। या आप एनसीसी किए हों, राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र आपके पास है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। जनरली आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि आपके पास ट्रिपल सी का अगर सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास ओ लेवल होना चाहिए, अगर ओ लेवल भी नहीं है तो आप कम से कम 2 वर्ष तक सर्विस किए हों उत्तर प्रदेश की सेना में, और अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो आप कम से कम एनसीसी किए हों। यानी ये जो 4 चीज़ें हैं, ओ लेवल, ट्रिपल सी, सेना में 2 वर्ष सर्विस और एनसीसी, इनमें से कम कोई ना कोई एक आपके पास होना चाहिए योग्यता, कम से कम कोई ना कोई एक सर्टिफिकेट आपका होना जरूरी है, तभी आप फॉर्म भर सकेंगे, तभी आपका फॉर्म वैध माना जाएगा। ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, इसको आप देख लेंगे। आवेदन की प्रक्रिया के लिए देखिए, आवेदन जो करेंगे ये बोर्ड की वेबसाइट है, ठीक, uppbpb.gov.in, ठीक, यहाँ पे आप जाके फॉर्म भर सकते हैं, भरवा सकते हैं, कोई भी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। जो हम डिटेल बता रहे हैं ये सारी चीज़ें आप इस वेबसाइट पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं खुद से भी। ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है, जो देखना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। बाकी और भी चीज़ें हैं, धीरे धीरे स्क्रॉल करते जा रहे हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे ऑनलाइन जो लिखित परीक्षा होगा उसका पाठ्यक्रम आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने आपको पहले ही बताया कि वो 400 अंक का पेपर होगा, जिसमें सामान्य हिंदी के 100 अंक, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान के 100 अंक और मैथमेटिक यानी संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण 100 अंक और मानसिक अभिरुचि यानी रीजनिंग से 100 प्रश्न, यानी कुल 400 अंक का पेपर होगा प्री वाला, यानी जो ऑनलाइन पेपर होगा वो होगा। अब यहाँ पे आप सिलेबस देख लीजिए, हिंदी में जो 100 अंक का हिंदी पूछा जाएगा वो क्या क्या हिंदी में पूछा जाएगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है हिंदी और सामान्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार विविध। ठीक, तो ये हिंदी से संबंधित जो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे ये उसका सिलेबस हो गया। उसके बाद मूल विधि या संविधान से जो प्रश्न पूछा जाएगा इसको देख लेंगे। मूल विधि से क्या क्या पूछा जाएगा, भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्राविधान, यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान, ये होना चाहिए। मूल विधि से संबंधित ये चीज़ें थी। ठीक, अब संविधान में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे देखेंगे संविधान का उद्देश्य यानी प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रदेशीय
सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे मूल विधि और संविधान से संबंधित, ये भी 100 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। हिंदी और मूल विधि संविधान हो गया। और इसके बाद आप देखेंगे मैथमेटिक्स देख लेंगे। ठीक, ये देखिए यहाँ पे जो मूल विधि संविधान था उसी के साथ में जीएस भी थोड़ा सा पूछा जाएगा। जीएस में आप देख लेंगे सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, एफडीआई, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक, स्वास्थ्य, भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। ये तो था 100 अंक जिसमें मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, ये 100 अंक का पूछा जाएगा। अब मैथमेटिक्स में देखते हैं मैथ में क्या पूछा जाएगा। मैथ में आपका है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, उसके बाद सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न हो गया, हाइट कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम एचसीएफ हो गया, और अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, समय और कार्य, समय और दूरी, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन, अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, विविध। ये तो मैथ के हो गए। ठीक, और रीजनिंग में आप देखें, मैथ में ही अभी थोड़ा सा और बाकी है, मैथ में देखेंगे मानसिक योग्यता भी उसमें कहा गया था, तो इसमें तार्किक आरेख हो जाएगा, सांकेत संबंध विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण और आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। ठीक, ये सारी चीज़ें थी मैथमेटिक्स के अंतर्गत। इसके बाद आप देखेंगे रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा। रीजनिंग आप देख सकते हैं कि रीजनिंग में दृष्टिकोण, ठीक, यहाँ पे जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, क्षमता, ये अभिरुचि, मानसिक अभिरुचि के संबंध में बताया जा रहा है, और व्यावसायिक सूचना, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून, पुलिस प्रणाली, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, ये सारी चीज़ें रीजनिंग यानी मानसिक अभिरुचि परीक्षण के अंतर्गत आ जाएगा आपका। और बुद्धिलब्धि परीक्षण में आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं, रीजनिंग यहाँ पे आपका आ जाएगा, रीजनिंग उसी रीजनिंग के ही अंतर्गत। ठीक है, जिसमें समरूपता, समानता, भिन्नता, ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। ठीक, तो ये सारी जानकारियाँ थीं जो आपके लिए ज़रूरी था। बाकी ये सारी चीज़ें फॉर्म भरने से संबंधित हैं, आप फॉर्म भरने लगेंगे तब के लिए है। बाकी ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थीं जो आपको देखने लायक थी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।